कांग्रेस टीएमसी गठबंधन पर इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी में गठबंधन तय। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। दोनों दलों में फाइनल राउंड की बातचीत जारी है। कांग्रेस आलाकमान और ममता में जारी है बातचीत। कांग्रेस कोटे की 5 सीटों के नाम फाइनल। तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होगा, ये सूत्रों के हवाले से बात सामने आ रही है। चुनावी जो तालमेल था वो बैठा लिया गया है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और कांग्रेस आलाकमान और ममता बनर्जी में बातचीत जारी है। कांग्रेस कोटे की 5 सीटों के नाम फाइनल हो गए। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो पश्चिम बंगाल में जो इंडिया गठबंधन का एक घटक यानी टीएमसी, उसके साथ सीटों को लेकर जो तनातनी थी, अब वो खत्म हो गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और यह भी कि 5 सीटें फाइनल की गई हैं, उनके नाम भी तय कर लिए गए हैं। बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय चुनाव को लेकर। तो ममता बनर्जी बंगाल की जिन 5 सीटों को कांग्रेस को देने के लिए राजी हुई हैं, उनके बारे में कुछ और विस्तार से आप समझ लीजिए। इनमें 2 सीटें कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में जीती थी। ये सीटें हैं बहरामपुर और मालदा दक्षिण। ये 2 सीटें जिसको कांग्रेस ने जीती थी। बहरामपुर से कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी सांसद हैं, तो वहीं मालदा दक्षिण से अबू हसम खान चौधरी सांसद हैं। अबू हसम कांग्रेस के दिग्गज नेता अब्दुल गनी खान चौधरी के भाई हैं। कांग्रेस को रायगंज की भी सीट मिली है, जो प्रियरंजन दास मुंशी की पूर्व सांसद पत्नी दीपा दास मुंशी की सीट है। और इसके अलावा कांग्रेस को ममता के विरोध वाली दार्जिलिंग सीट मिली है और मालदा उत्तर की सीट भी मिली है, जहां से पिछले साल बीजेपी को जीत मिली थी। तो ये वो सीटें हैं जिस पर एक तरीके से सहमति बनती नजर आ रही है और कांग्रेस को 5 सीटें मिलेंगी। ये सूत्रों के हवाले से बात सामने आ रही है। इस तरह से सहमति बनी है टीएमसी और कांग्रेस के बीच। और इस बीच बंगाल से एक और बड़ी खबर आ रही है। टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन से बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी बेहद नाराज हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, अधीर रंजन चौधरी ने दी पार्टी छोड़ने की धमकी। टीएमसी कांग्रेस गठबंधन का ऐलान होने पर कांग्रेस छोड़ सकते हैं अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन ने आलाकमान को दिया है अल्टीमेटम। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं अधीर रंजन। कुमार विक्रांत हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, 2 बड़ी खबरें हैं। एक तो ये कि टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय हो गया है। ये जो इम्पॉसिबल सा दिख रहा था वो पॉसिबल कैसे हुआ, और अधीर रंजन की नाराजगी की वजह? जी देखिए, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में ब्रेक लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ममता बनर्जी से बात की है और उसके बाद जो चैप्टर बंद हो गया था उसको दोबारा खोला गया। 5 सीटें ममता देने को तैयार हैं, जो कि आपने बताया। उसके अलावा पुरुलिया, मुर्शिदाबाद और जंगीपुर 3 और सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी से मांग रही है। अगर उसमें से कोई एक सीट पुरुलिया भी मिल जाती है तो ये गठबंधन में फाइनल मुहर लग जाएगी। अभी तय नहीं हुआ है। 5 सीटें ममता देने को तैयार है। और दूसरी बात, जहां तक अधीर रंजन चौधरी की है, लगातार आप सुनते आए हैं, अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता के खिलाफ बयानबाजी करते आए हैं। उनका कहना है कि जमीन पर कांग्रेस के कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ते आए हैं। ऐसे अगर ममता के साथ गठबंधन किया जाता है तो उनके लिए मुश्किल होगी। तो सूत्रों का यह कहना है कि अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस आलाकमान से कहा है कि ऐसा होगा तो वो पार्टी में नहीं रह पाएंगे। हालांकि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो लगातार अधीर रंजन चौधरी को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि बड़ी लड़ाई है और बड़ी लड़ाई में कुछ कुर्बानियां देनी होती हैं। तो ये चर्चा अभी जारी है। जी शुक्रिया विक्रांत, आपका हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और टीएमसी के बीच एक बार फिर बातचीत शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो दोनों पार्टियां मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन खबर है कि कांग्रेस को लेकर ममता बनर्जी का रुख नरम पड़ने लगा है। सीट बंटवारे को लेकर ममता और कांग्रेस के बीच नए सिरे से बातचीत शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो ममता बनर्जी कांग्रेस के लिए 5 सीटें देने को तैयार हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस के लिए मालदा की दोनों सीटें, बहरमपुर, रायगंज और दार्जिलिंग की सीट छोड़ने के लिए तैयार है, जबकि कांग्रेस 6 से 8 सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस मुर्शिदाबाद, जंगीपुर और पुरुलिया लोकसभा सीट भी मांग रही है।
और पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे पर ममता बनर्जी से बातचीत के बीच कांग्रेस के लिए परेशान करने वाली खबर है। क्या है वो खबर, देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस इंडिया गठबंधन में आई दरारों को भरने में जुटी है। कांग्रेस के बड़े नेता गठबंधन के साथियों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच खबर है कि अधीर रंजन चौधरी अपनी पार्टी कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। उनकी नाराजगी ममता बनर्जी के साथ सीट बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत की वजह से है। सूत्रों की माने तो अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस आलाकमान को पार्टी छोड़ने तक की धमकी दे दी है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर टीएमसी के साथ गठबंधन होता है तो वो बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। और एक और विपक्षी गठबंधन इंडिया के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कई राज्यों में अलायंस कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी में गठबंधन को लेकर विरोध के स्वर उठ रहे हैं। गुजरात की भरूच लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ने की चर्चा के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने पार्टी को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे। जो पार्टी वर्कर्स जैसे कह रहे हैं मैं भी वैसे ही करते रहूंगा। हम ये अलायंस बिल्कुल चाहते नहीं है और हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस गुजरात की भरूच लोकसभा सीट को आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ सकती है। आम आदमी पार्टी ने विधायक चैतर बसावा को भरूच से उम्मीदवार घोषित किया है। और यूपी में गठबंधन के बाद एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक साथ मंच साझा करेंगे। अखिलेश 25 फरवरी को आगरा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच यूपी में सीट बंटवारे के बाद अब एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। अखिलेश ने भी न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए हाँ कर दी है। जाएंगे, हम यात्रा में जाएंगे और उनका बहुत जल्दी विस्तृत कार्यक्रम आने वाला है। जो आगरा में कार्यक्रम होगा उसमें विस्तृत कार्यक्रम आने के बाद मैं शामिल होऊंगा। इससे पहले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने लखनऊ के एसपी कार्यालय में यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि वो यात्रा में शामिल होकर इंडिया गठबंधन को मजबूत संदेश देने का काम करें। और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को मिले ईडी के 7वें समन पर सियासी घमासान शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। आज सुबह 10 बजे दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज, पार्टी नेता आतिशी और संदीप पाठक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। माना जा रहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ईडी के समन को लेकर रखी गई है। ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल को 7वां समन भेजा है, जिसमें जांच एजेंसी ने केजरीवाल को 26 फरवरी को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। मामले पर आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि मामले को जब ईडी कोर्ट ले जा चुकी है तो जल्दबाजी में क्यों है, उन्हें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा का काला दिवस आज किसान की मौत के विरोध में ब्लैक डे। किसानों का 26 फरवरी को पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च। देश भर में हाईवे पर किसान संगठन करेंगे ट्रैक्टर मार्च। 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत। संयुक्त किसान मोर्चा बुधवार को हरियाणा पुलिस और किसानों के बीच झड़प के दौरान हुई किसान की मौत के विरोध में आज काला दिवस मना रहा है। बठिंडा के रहने वाले किसान शुभकरण सिंह की मौत के बाद मार्च को 2 दिनों के लिए रोक दिया गया था। मोर्चे ने मामले में हत्या का केस दर्ज करने की मांग भी की है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कहा गया है कि किसान 26 फरवरी को देश भर के राजमार्गों पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। कृषि क्षेत्र को WTO से बाहर निकलने की मांग को लेकर ये मार्च निकाला जाएगा। इसके अलावा 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत का भी ऐलान किया गया है। किसान आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर आंदोलन में शामिल किसान नेताओं पर हरियाणा पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा सरकार सख्त हो गई है। हरियाणा पुलिस ने किसान आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। अंबाला पुलिस ने किसान आंदोलन में शामिल किसान नेता अमरजीत मोहड़ी के घर नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई उनकी संपत्ति से रिकवर करके की जाएगी। अंबाला पुलिस ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत किसान संगठनों के पदाधिकारियों पर एक्शन शुरू कर दिया है। अंबाला पुलिस सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई आंदोलनकारियों की संपत्ति की कुर्की और बैंक खातों को सीज कर करेगी। और शाहजहां शेख को ईडी ने समन भेजा है। ईडी ने शाहजहां शेख को 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। संदेशखाली मामले में शाहजहां शेख फरार चल रहा है।
बीजेपी लगातार उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है और कोलकाता से लेकर बशीरहाट तक प्रदर्शन कर रही है। शाहजहां शेख के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने शाहजहां शेख को नोटिस भेजा है। ईडी ने शाहजहां शेख को 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले भी ईडी समन भेजकर बुला चुकी है, लेकिन शाहजहां शेख पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुआ। शाहजहां शेख देश छोड़कर फरार न हो जाए, इसके लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। और सुकांत मजूमदार ने गिरफ्तारी को लेकर राज्यपाल से शिकायत की है। सुकांत मजूमदार के आरोपों का बंगाल पुलिस ने क्या जवाब दिया है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। सुकांत मजूमदार के साथ जो कुछ हुआ, उन्होंने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को उसकी जानकारी दी। हमने गवर्नर साहब को पूरे विषय की ब्यौरा दी, पूरे विषय उनको बताया कि क्या हुआ वहाँ पे, और गवर्नर साहब भी सुन के थोड़ा अचंभित हो गए कि कैसे एक एमपी के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है। हालांकि पुलिस का कहना है कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया था, इसलिए गिरफ्तारी की गई। पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पे बैठ गए यहाँ पे लोकल सपोर्टर्स के साथ। ये This was in clear violation of section 144 which was imposed in the area. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर है। वाराणसी में पीएम मोदी का क्या है आज का कार्यक्रम, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी आज वाराणसी को 14,000 करोड़ की 36 परियोजनाओं की सौगात देंगे। वाराणसी में पीएम मोदी 10,972 करोड़ रुपए की 23 योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी वाराणसी में 3,344 करोड़ की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता के विजेताओं से मिलेंगे। संत रविदास के जन्मस्थल पर भी जाएंगे और संत निरंजन दास से मुलाकात के बाद संगत को संबोधित करेंगे। उसके बाद करखियाव अमूल प्लांट का लोकार्पण करेंगे। करखियाव में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। और वाराणसी से पहले पीएम मोदी गुजरात के नवसारी में थे, जहां उन्होंने 2 नए रिएक्टर का लोकार्पण किया। नवसारी में काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र में 22,000 करोड़ की लागत से 2 नए हैवी वाटर रिएक्टर का निर्माण किया गया है। इन रिएक्टरों की खास बात यह है कि इन्हें भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने डिजाइन किया है। इन रिएक्टरों की मदद से 1400 मेगावाट बिजली तैयार की जाएगी, जिससे न सिर्फ गुजरात बल्कि कई दूसरे राज्यों को लाभ पहुंचेगा। इन रिएक्टरों की मदद से गुजरात को शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में भी मदद मिलेगी। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। 10 लाख नौकरी का क्रेडिट लेने का आरोप लगाया है। जनविश्वास यात्रा लेकर तेजस्वी यादव सीवान पहुंचे थे। सीवान में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी ने बीजेपी और नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर झूठ बोलने और गठबंधन के साथियों को धोखा देने का आरोप लगाया। हम सीवान की जनता से पूछना चाहते हैं, आप लोग ईमानदारी से दिल पे हाथ रख करके बताइएगा, जवाब दीजिएगा, सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से 10 लाख नौकरी का सुना? और चुनाव आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार गुट को नया चुनाव चिन्ह मिल गया। आयोग ने शरद गुट को तुरही बजाता शख्स चुनाव निशान के तौर पर आवंटित किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट को चुनाव आयोग की ओर से नया चुनाव चिन्ह दे दिया गया है। शरद चंद्र पवार गुट को चुनाव आयोग ने तुरही बजाता हुआ शख्स चुनाव निशान आवंटित किया गया है। मराठी में इसे तुतारी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जल्द से जल्द शरद गुट को नया सिंबल देने का निर्देश दिया था। इससे पहले चुनाव आयोग ने अजित पवार की बगावत के बाद असली पार्टी का फैसला अजित पवार गुट के पक्ष में किया था। नया चुनाव चिन्ह मिलने पर एनसीपी शरद चंद्र पवार ने कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है। लोकसभा चुनाव में हमारे उम्मीदवार इसी चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। और अब खबर चेन्नई से, जहां चुनाव आयोग की टीम चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंची है। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयोग की टीम राज्यों का दौरा कर रही है, ताकि चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया जा सके। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में एक टीम चेन्नई पहुंची। चेन्नई में चुनाव आयोग की टीम अधिकारियों के साथ बैठक करेगी और निष्पक्ष मतदान के लिए जरूरी संसाधनों के इंतजाम पर चर्चा करेगी। अगले कुछ दिनों में चुनाव आयोग की टीम मध्य प्रदेश, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर का भी दौरा करेगी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट में गंभीर अपराध के आरोपों से घिरे सांसदों पर रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कई अहम खुलासे हुए हैं।
लोकसभा चुनाव से पहले आई एडीआर की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2004 से 2019 के बीच हुए लोकसभा चुनावों में दोबारा चुनकर आए 23 सांसदों में से 12 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 12 में से 9 सांसदों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं, जिनमें हत्या के प्रयास और डकैती से संबंधित आरोप शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी के 17 दोबारा चुने गए में से 7 सांसद, कांग्रेस के 3 दोबारा चुने गए सांसद, AIMIM के 1 और शिवसेना के 1 सांसद ने हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। और भारत आई सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने अपने भारतीय वकील के जरिए दायर याचिका में कोर्ट से अपने चारों बच्चों को वापस करने की मांग की। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते अपने 4 बच्चों के साथ गैरकानूनी तरीके से अपने प्रेमी सचिन मीणा के पास भारत आई सीमा हैदर के मामले में नया मोड़ आया है। उसके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के वकील सामने आए और बताया कि उन्होंने मुद्दों को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की है। 26 तारीख को अपनी विस्तृत रिपोर्ट जो बिंदु मैंने उठाए उन सारे बिंदुओं पे ऑनरेबल कोर्ट ने जो है वो जांच अधिकारी को नोटिस जारी किया कि आप इसका जवाब दाखिल करें। वकील का कहना है कि सीमा के पति गुलाम हैदर ने चारों बच्चों को वापस करने की मांग की है। और अब बात करते हैं दारुल उलूम देवबंद के एक फतवे की, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। दारुल उलूम देवबंद ने गज़वाए हिंद को लेकर एक फतवा जारी किया है, जिसमें गज़वाए हिंद को इस्लामिक नजरिए से वैध ठहराया है। दारुल उलूम देवबंद ने यह फतवा अपनी वेबसाइट के माध्यम से जारी किया है। इस फतवे के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पुलिस प्रशासन को नोटिस जारी कर 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। आयोग ने SP, SSP और DM को सहारनपुर की निर्देशित किया है कि दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ राष्ट्रद्रोह और अन्य धारा जो आवश्यक है उनमें मुकदमा दर्ज करें। गज़वाए हिंद पर फतवा देकर दारुल उलूम देवबंद घिर गया है। चारों तरफ उसकी आलोचना हो रही है। दारुल उलूम के फतवे के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि दारुल उलूम वाले देश का तालिबानीकरण और इस्लामीकरण करना चाहते हैं। दारुल उलूम देवबंद को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान में किसी प्रकार का विश्वास नहीं है। भारत को पाकिस्तान परस्त शक्तियों के आधार पर नहीं चलाया जा सकता और भारत का तालिबानीकरण किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा। दारुल उलूम के फतवे का मुस्लिम धर्मगुरु भी विरोध कर रहे हैं। ऐसी चीजें नहीं सामने आना चाहिए, ये बातें बिल्कुल दुरुस्त नहीं हैं। और यूपी के बरेली में धर्म परिवर्तन को लेकर जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी। ये हंगामा और बहस यूपी के बरेली में धर्म परिवर्तन को लेकर हो रही है। बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में एक शख्स पर घर में धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि हिंदुओं को रुपयों का लालच देकर ईसाई बनाया जा रहा था। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जानकारी मिलने पर यहां जमकर हंगामा किया। VHP कार्यकर्ताओं की शिकायत पर एक पादरी को धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पादरी के पास से पुलिस ने बाइबल सहित कई सामान बरामद किए हैं। तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। और राजस्थान के अजमेर की दरगाह के दीवान ने CAA को लेकर कहा है कि मुसलमानों को CAA को लेकर गुमराह किया जा रहा है। अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान ने CAA को लेकर कहा है, हमारे देश में नागरिकता देने वाला कानून है, न कि छीनने वाला। एक CAA का जो कानून है ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, वहाँ से जो माइग्रेट होकर के अब तक यहाँ पर आए हैं और एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ लोग सियासी फायदे के लिए CAA के नाम पर मुसलमानों को डराने की कोशिश में खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और गुजरात में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी मौलाना सलमान अजहरी को बेल के बाद जेल से छुट्टी नहीं मिली। गुजरात पुलिस ने उसके खिलाफ दूसरे एक्ट के तहत कार्रवाई की।
हमसे उलझते हैं अभी तो कर। गुजरात के जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी मुंबई के मौलाना सलमान अजहरी को जमानत मिलने के बाद भी जेल से रिहाई नहीं मिली है। गुजरात पुलिस ने अब अजहरी के खिलाफ गुजरात असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। गुजरात पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई अजहरी को तीनों मामलों में जमानत मिलने के बाद की गई। इसके बाद अब मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को अहमदाबाद की साबरमती जेल से वडोदरा सेंट्रल जेल लाया गया। मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले मौलाना सलमान अजहरी ने 31 जनवरी को गुजरात के कच्छ जिले में आयोजित एक जनसभा में कथित भड़काऊ भाषण दिया था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक पुलिस कांस्टेबल एक महिला से मारपीट करता दिखा। बताया जा रहा है कि महिला और कांस्टेबल के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई और कुछ ही देर में ये बहस हाथापाई में तब्दील हो गई। दोनों एक दूसरे के साथ हाथापाई करने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हाथापाई का ये वीडियो सहारनपुर के कोट रोड क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल प्रथम दृष्टया जो वीडियो में सामने आया है उसके आधार पर आरक्षी को निलंबित किया गया है और इसमें जांच एसपी ट्रैफिक को दी गई है, जिसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के नागौर में दर्दनाक हादसा हो गया। बेकाबू कार ने 5 लोगों को कुचल दिया। नागौर में हुए सड़क हादसे की ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि डेगाना के सदर बाजार में शोभा यात्रा निकाली गई है। यात्रा में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है। भीड़ में अचानक एक कार घुस गई। बेकाबू कार लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ने लगी। इस घटना में 5 लोग घायल हो गए, जिसके बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। टक्कर से 4-5 जने घायल हो, उनको अस्पताल डेगाना अस्पताल में पहुंचाया गया। एक जो गाड़ी का चालक था उसको भी कोई हार्ट संबंधी समस्या बताई गई, उनको सबको अजमेर रेफर कर दिया गया है। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस पर बदसलूकी के आरोप के बाद लोगों ने थाने पर जमकर हंगामा किया। आरोपी पुलिस कर्मियों के लाइन हाजिर होने के बाद ही लोग शांत हुए। अलीगढ़ में बीजेपी नेताओं और हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने एक आरएसएस कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी की। इसी के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया और आरोपी पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की मांग की। 3 लोग इनके घर पे गए थे और जहाँ भी इनका कहना है और वीडियो में भी जो दिखाया जा रहा था तो थोड़ा अभद्र व्यवहार पुलिस द्वारा किया गया है। इसके चलते पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामले को संज्ञान में लिया और तत्काल कार्रवाई करते हुए उनको लाइन हाजिर करते हुए आगे अग्रिम विधिक कार्रवाई भी करवाई जा रही है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख को ईडी समन। सूत्रों के हवाले से खबर, शाहजहां शेख को 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। शेख शाहजहां के घर पर नोटिस चस्पा।